हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम को निर्वात और माध्यम की स्थिति दो कंडीशन में हमने कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ा था। देखिए, कूलॉम का नियम हम काम में क्यों लेते हैं, इस बात को भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और किस प्रकार से हम कूलॉम के नियम को निर्वात और किसी माध्यम में काम में ले सकते हैं, ये दो बातें हमने कल लास्ट की क्लास में पढ़ी थी। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए, कूलॉम का नियम है, उसका सबसे जो अच्छा उपयोग है, या ये कहें कि कूलॉम के नियम को काम में क्यों लिया जाता है, इसके पीछे रीजन है। हम जानते हैं कि दो आवेश या आवेशित वस्तुओं को आप कहीं भी रखोगे तो उनके मध्य एक बल काम करेगा, और उस बल को कहा जाता है विद्युत बल। उस बल को क्या कहा जाता है? विद्युत बल। तो इस विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा नियम काम में लिया? कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम का गणितीय रूप निर्वात की कंडीशन में हमने कल पढ़ा था कि एफ नॉट इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। या फिर ये जो वैल्यू है इसी को एक नए नियतांक के रूप में हमने लिखा था एफ नॉट इक्वल टू के, आगे हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम का गणितीय रूप था निर्वात की कंडीशन में। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कूलॉम, ये जो विद्युत बल है, ये जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है, ये दो राशियों पर निर्भर करता है। नंबर एक, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी पर, और दूसरा नंबर दो, ये निर्भर कर रहा था माध्यम पर। तो दूरी पर तो निर्भरता हमने यहां से देख ली कि यदि आप दूरी को घटाओगे तो विद्युत बल के मान में क्या होगी? वृद्धि। लेकिन ये माध्यम के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है, इस बात को समझने के लिए हमने कल इसका डेरिवेशन पढ़ा था, और उससे हमने रिजल्ट निकाला था कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल का मान सदैव निर्वात की तुलना में क्या रहेगा? कम। ठीक है, और कितना गुना कम होगा, ये बात भी हमने पढ़ी थी कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल एफ एम इक्वल टू होगा एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर, या लिख सकते हैं एफ नॉट बटा के, जिसमें एप्सिलॉन आर को बोला जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता और के को बोला जाता है माध्यम का पैरावैद्युतांक। ये दोनों यूं मान लो एक ही चीज है। ठीक है, तो 1/k गुना, के का मतलब हो गया पैरावैद्युतांक, 1/k गुना माध्यम के अंदर विद्युत बल का मान निर्वात की तुलना में क्या रहेगा? कम। ठीक है, अब देखिए, ये जो कूलॉम का नियम है, ये दो आवेशों के मध्य और हमें क्या बातें बताता है, इस बात को समझने के लिए हम कूलॉम के नियम का पढ़ रहे हैं सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का कौन सा निरूपण? सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये आप अच्छे से देखना। देखिए, कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण को समझने के लिए मैंने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स वाई तल ले लिया। ठीक है, इस एक्स वाई तल के अंदर मैंने रखे हैं दो आवेश। एक्स वाई तल में मैंने क्या रख दिए? दो आवेश। एक आवेश का मान पड़ा है हमारे पास में Q1, और दूसरे आवेश का मान पड़ा है हमारे पास में Q2। ठीक है, इन दोनों आवेशों की अपनी अपनी निश्चित स्थिति है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं, 11th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए जो सदिश काम में लिया जाता है, उस सदिश को कहा जाता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं कि पिंड और मूल बिंदु को आपस में मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी वो किसको प्रदर्शित करेगी? स्थिति सदिश। तो हमारे पास में पहला आवेश पड़ा है Q1, ये इस Q1 की स्थिति है, इसको मूल बिंदु से मिलाने के लिए ये सीधी रेखा हम काम में ले रहे हैं, तो ये सीधी रेखा पहले आवेश की स्थिति को प्रदर्शित करेगी, और पहले आवेश की स्थिति को दर्शाने के लिए हमने एक सदिश काम में लिया जिसे हमने बोल दिया स्थिति सदिश R1। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा आवेश है, इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए दूसरा स्थिति सदिश काम में ले रहे हैं, जिसे हमने दर्शा दिया किससे? स्थिति सदिश R2 से। ठीक है, अब देखो, आप अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है पीछे कि समान आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेशों के मध्य एक विद्युत बल कार्य करता है। तो हमारे पास में यहां दो आवेश पड़े हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य बल काम करेगा।
पहला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा, दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा। यानी हमारे पास में यहां पर अल्टीमेटली कितने विद्युत बल काम कर रहे हैं? दो। नंबर एक पहले के कारण दूसरे पर, और दूसरा दूसरे के कारण पहले पर। ठीक है, मैंने इन दोनों विद्युत बल को यहां पर प्रदर्शित किया है। देखिएगा सब लोग, ये हमारे पास में पहला आवेश पड़ा है। इस पहले आवेश के ऊपर कौन बल लगाएगा? इसके ऊपर बल लगाएगा दूसरा आवेश, और दूसरा आवेश कैसा आवेश है? पॉजिटिव। पहला भी कैसा है? पॉजिटिव। इसलिए दूसरा आवेश पहले पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल लगा तो बाहर की ओर लगा, जिसे हमने दर्शा दिया F21 से, F12 से। वेक्टर फॉर्म में लिखा है सदिश F12। इसका मतलब है कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, इसी प्रकार पहला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा, जो हो गया प्रतिकर्षण बल के कारण बाहर की ओर, और इसे हमने लिख दिया सदिश F21, जिसका मतलब है प्रथम आवेश के कारण द्वितीय आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहां पर डायग्राम के अनुसार कितने विद्युत बल हो गए? दो। हमें इन दोनों विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, जस्ट पीछे की क्लास में पढ़ा है कि विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हम कूलाम का नियम काम में लेते हैं। तो करें स्टार्ट। देखिएगा मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, कूलाम के नियम से। कौन से नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये निर्वात के अंदर हमने कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण ज्ञात किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर कौन सा रूप आ रहा है? सदिश। तो यहां इस अदिश रूप को हमें किस में बदलना पड़ेगा? सदिश रूप में। और सदिश रूप में बदलने के लिए यहां एक वेक्टर साइन और आगे गुणा कर दिया दिशा से, जिसे के लिए एकांक सदिश काम में लिया हमने आर कैप। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम दोनों विद्युत बल का मान निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं मान रहा हूं Q1 के कारण Q2 पर विद्युत बल, Q2 पर विद्युत बल। हाँ भाई, Q1 के कारण Q2 पर विद्युत बल कौन सा लग रहा है? F21 फोर्स, यही तो लग रहा है। तो F की जगह, सदिश F की जगह तो आ गया सदिश F21 बराबर, इधर हो गया K नियतांक है, Q1 Q2 अपनी अपनी जगह पड़े क्योंकि यही परिमाण माना है, बटा दोनों के मध्य की दूरी। तो देखो यहां पर बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, आप पहले आवेश से दूसरे आवेश तक चलो, चाहे दूसरे आवेश से पहले आवेश तक चलो, दूरी तो क्या रहेगी? समान, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? अलग अलग। कारण क्योंकि दिशा बदल गई। इसलिए यहां पर हमें अभी दूरी चाहिए, तो मैंने इस दूरी को लिख दिया R21 और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, कि Q1 से Q2 के मध्य की जो दूरी है उसको मैंने लिख दिया R21 और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। फिर आगे पड़ा है गुणा, क्या पड़ा है? आर कैप। आर कैप के लिए मैंने अभी इस बल की दिशा को, F21 की दिशा को इधर दर्शाने के लिए एकांक सदिश काम में लिया है आर कैप 21। ठीक है, अब देखो इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? एकांक सदिश बराबर आप जानते हैं सदिश बटा सदिश का परिमाण, तो मैं इसे लिख सकता हूं आर कैप 21 बराबर सदिश तो हो गया इसका R21 सदिश बटा इसका परिमाण R21। ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो हमारे पास में समीकरण बनेगा, क्या बनेगा? ये हो गया F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R21 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो ये स्क्वायर तो पहले से पड़ा था, इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ये नीचे और एक और आ गया, पावर 3 हो गई, और गुणा में इसके पड़ा रह गया वेक्टर R21। ठीक है, ये तो हमारे पास में पहला इक्वेशन, पहला फोर्स आ गया, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार बिल्कुल दूसरा फोर्स हमें ज्ञात करना है, जो किसके कारण किस पर लग रहा है? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर मान रख दो सीधा,
तो क्या होगा F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2, क्योंकि आवेश वो के वो ही है। अब की बार दूरी को हम लिखेंगे R12 की पावर 3, और यहां पर एकांक ये जो सदिश हो गया वो हो गया सदिश R12। ठीक है, कोई समस्या है यहां तक? अब आगे चलते हैं। देखो अब इसे थोड़ा सा सोल्व करना है। हमें सोल्व करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखो देखिएगा, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि आप यहां से यहां चलो, चाहे यहां से यहां, पहले आवेश से दूसरे आवेश तक जाओ, चाहे दूसरे से पहले तक जाओ, दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर। तो हमारे पास में दो प्रकार की दूरियां है, एक को लिखा है हमने R21 और एक को लिखा है R12। ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरियां हैं। एक बार में एक आवेश से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दूसरी कंडीशन में दूसरे से पहले की ओर आ रहे हैं। तो दूरी तो दोनों में क्या हो गई? बराबर। लेकिन दोनों का जो विस्थापन सदिश है वो क्या रहेगा? उल्टा। कारण क्योंकि उसमें दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसलिए सदिश रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सदिश R21 बराबर होगा माइनस सदिश R12 के। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा सदिश F12 वेक्टर बराबर के, आगे हो गया Q1 Q2 बटा R12 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं R21 की पावर 3, फिर गुणा, आगे पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है तो ये 1 2 है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस R21 सदिश। ये माइनस बाहर ले आओ, माइनस बाहर लाएंगे तो F12 सदिश बराबर माइनस KQ1 Q2 बटा R21 की पावर 3 और गुणा में R21 सदिश। ये बन गई समीकरण नंबर हमारे पास में 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का आप कंपैरिजन करो, 1 और 2 की तुलना करो। तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं KQ1 Q2 बटा R21 की पावर 3 गुणा सदिश R21, ये कि ये वैल्यू पड़ी है और इसकी जगह इतनी थी वैल्यू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? F21। तो ये मान रखेंगे तो क्या बनेगी समीकरण फाइनल हमारे पास में, इसलिए F12 सदिश इक्वल टू माइनस F21 सदिश। ये कूलाम के नियम का क्या हो गया? सदिश निरूपण। ठीक है, इजी सा है, आसान है, कोई विशेष बातें नहीं है इसमें। बस आपको इतना सा इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि दो सदिशों के मध्य, ये जो दोनों आवेश हैं इनके मध्य की दूरी तो बराबर रहेगी, लेकिन इनके मध्य का विस्थापन एक दूसरे विस्थापन अलग अलग होगा। कारण क्योंकि दिशा बदल जाएगी, एक बार में आप पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर जा रहे हैं और दूसरी बार में दूसरे से पहले की ओर आ रहे हैं। इसलिए विस्थापन यानी सदिश रूप में लिखोगे तब तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, और जब केवल अदिश रूप लिखते हो यानी केवल परिमाण लिखते हो तो उस स्थिति में दोनों का मान आपस में क्या रहेगा? बराबर। ठीक है, ये था आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण भी पढ़ लिया। अब देखिए इस कूलाम के नियम से हमें क्या क्या बातें सीखने को मिली, ध्यान से देखना। कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं जो हमें इस नियम को काम में लेते समय ध्यान में रखनी है। क्या क्या सीमाएं हैं? देखा, पहली नंबर 1, कूलाम का नियम केवल स्थिर और बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। कूलाम का नियम केवल और केवल स्थिर और बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। सवाल उठा कि ये गतिशील और बड़े आकार के आवेशों के ऊपर लागू क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब सुनना। कूलाम के नियम से हम ज्ञात करते हैं विद्युत बल। कूलाम के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत बल। ठीक है, देखिए कूलाम के नियम से हम विद्युत बल ज्ञात कर रहे हैं। यदि आपका आवेश है वो स्थिर नहीं है और बिंदु आवेश नहीं है, यदि आवेश है वो स्थिर नहीं है, वो गतिशील है, यदि आवेश स्थिर होने की बजाय कैसा हो गया? गतिशील, और दूसरा आकार में बड़ा है, तो उस स्थिति में
विद्युत बल की जगह चुंबकीय बल की उत्पत्ति होगी। विद्युत बल की जगह कौन से बल की उत्पत्ति होगी? चुंबकीय बल की। यानी अगर आवेश स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ही विद्युत बल की उत्पत्ति होगी। लेकिन यदि आवेश गतिशील होगा तो उस स्थिति में वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होने के कारण चुंबकीय बल की होगी उत्पत्ति। जबकि हमें ज्ञात क्या करना है? विद्युत बल। तो विद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, और कूलाम के नियम को काम में लेने के लिए जरूरी हो गया कि हमारे पास में आवेश एक तो स्थिर होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश। इसलिए जब भी कूलाम के नियम को काम में लिया जाएगा तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा कि आवेश वो स्थिर होना चाहिए और साथ में बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, दूसरी सीमा देखो, जो कूलाम का नियम है उस कूलाम के नियम में जो विद्युत बल ज्ञात करें उसकी परास होती है 10 की पावर -15 मीटर से लेकर अनंत तक। 10 की पावर -15 मीटर से लेकर कहां तक होगी? अनंत तक। यानी मिनिमम जो विद्युत बल है वो कम से कम विद्युत बल कहां तक काम करेगा? 10 की पावर -15 मीटर कोटि तक। कहां तक काम करेगा? 10 की पावर -15 मीटर कोटि। इससे कम दूरी पर अगर दो आवेश पड़े हैं तो वहां पर उनके मध्य कोई विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। कारण, क्योंकि अगर 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी होगी, यदि 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी होगी तो उस स्थिति में विद्युत बल से ज्यादा नाभिकीय बल काम करने लग जाएगा। विद्युत बल की बजाय वहां पर कौन सा बल काम करने लग जाएगा? नाभिकीय बल। तो वहां पर प्रभावी बल के रूप में फिर हमारे पास में हमें ज्ञात तो विद्युत बल करना है, लेकिन अगर आप 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर आवेशों को रख देते हैं तो वहां पर प्रभावी बल का काम कौन कर देगा? नाभिकीय बल। इसलिए दूसरी सीमा हो गई कि इसकी परास 10 की पावर -15 मीटर से लेकर ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? अनंत तक। इसलिए ये इसकी दूसरी सीमा। तीसरा बहुत अच्छा पॉइंट है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल पर तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके पास दो आवेश पड़े हैं, ठीक है, इन दोनों आवेशों को हमने r दूरी पर रखा, निर्वात में रखा। ये पहला आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 हो गया। तो इनके मध्य विद्युत बल F बराबर K Q1 Q2 बटा क्या हो गया? R²। ठीक है, अब मैं कोई तीसरा आवेश यहां पर और रख देता हूं। जैसे मान लो इनके बीच में रख दिया, चाहे पास में रख दिया, यहां कहीं भी रख दिया। हमने एक तीसरा आवेश और रख दिया जिसका मान कितना है? Q3। ठीक है, तो ये Q3 आवेश है वो Q2 पर भी बल लगाएगा, वो Q1 पर भी बल लगाएगा, लेकिन इस Q3 के कारण Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सीमा हो गई। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसके कारण भी फिर विद्युत बल उत्पन्न होंगे, लेकिन जो हमारे पास में पहले से जो दो आवेश पड़े थे उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल पर तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला कूलाम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। सबको पता है इस बात का कि कूलाम के नियम के अंदर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इस कारण हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, अगला ये जो कूलाम का नियम है वो जो कूलाम के नियम से जो विद्युत बल हम ज्ञात करते हैं वो विद्युत बल एक संरक्षी बल की भांति काम करता है। संरक्षी बल का मतलब होता है कि ऐसा बल जो रास्ते पर निर्भर नहीं करता हो, जो रास्ते पर निर्भर नहीं करता हो, जो केवल रिजल्ट पर निर्भर करता हो, जो केवल परिमाण पर निर्भर करता हो, उस प्रकार के बल को कहा जाता है संरक्षी बल। तो हम देखते हैं कि आप आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है
वो कौन से रास्ते से लग रहा है इस बात का रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः हम ये कह सकते हैं कि विद्युत बल है वो कौन सा बल हो गया, एक संरक्षी बल। ठीक है, लास्ट 6 नंबर अभी अभी हमने पढ़ा था कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखना कि प्रथम आवेश के कारण द्वितीय आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और द्वितीय के कारण प्रथम पर लगने वाला विद्युत बल परिमाण में तो क्या हो गए बराबर, लेकिन दिशा में परस्पर क्या हो गए विपरीत। ये माइनस है, ये माइनस सिंबल किसको दर्शा रहा है, विपरीत दिशा को। ये माइनस सिंबल है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, विपरीत दिशा को। तो हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य सदैव समान परिमाण का बल लगता है, लेकिन उनकी दिशा परस्पर क्या होती है, विपरीत। अर्थात जितने मान की क्रिया होगी उतने ही मान की विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया। अतः हम ये कह सकते हैं कि कूलाम का नियम है वो सदैव कौन से नियम का पालन करता है, कूलाम का नियम सदैव क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ये कूलाम के नियम की कुछ मुख्य क्या हो गई सीमाएं। ठीक है, अब देखो अपना अगला सवाल है, अगला सवाल ये उठा कि चलो ठीक है दो आवेश पड़े हैं, दो आवेशों के मध्य कुछ दूरी भी है, कुछ माध्यम भी है, कुछ भी हो, निर्वात होगा तो भी हम विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं, और यदि माध्यम होगा तो भी दोनों आवेशों के मध्य का विद्युत बल हम कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठा कि जरूरी है क्या कि दो ही आवेश हो, हमेशा दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो यदि दो से ज्यादा आवेश उपस्थित हो तो उस स्थिति में विद्युत बल का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति की स्थिति में विद्युत बल का मान ज्ञात करने हेतु अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कौन से सिद्धांत का, अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुल आवेशों की उपस्थिति में, सुनना बात को सब लोग ढंग से, समझाता हूं इसको पूरा। बहुल आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला टोटल विद्युत बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर बहुल आवेशों की उपस्थिति में हम परिणामी विद्युत बल की गणना करते हैं। तो देखिए सब लोग समझना कैसे, ये आपके सामने पड़ा है अध्यारोपण, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुल आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर लगने वाला टोटल विद्युत बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये वही हमने वापस से मान लिया कि हमारे पास में एक एक्स वाई तल है, इस एक्स वाई तल में हमारे पास में चार आवेश पड़े हैं। एक आवेश पड़ा है हमारे पास में क्यू नॉट, एक आवेश जो सबसे पहले पड़ा है उस आवेश को हमने दर्शा दिया किससे, क्यू नॉट से। ठीक है, इसका स्थिति सदिश है आर नोट, इसका स्थिति सदिश क्या है, आर नोट। ये स्थिति सदिश नहीं भी दर्शाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बढ़िया है चलो दर्शा रहे। फिर इसके पास में एक दूसरा आवेश पड़ा है जिसे हमने दर्शाया Q1 से, और Q1 का स्थिति सदिश है R1। फिर दूसरा पड़ा है Q2, इसका स्थिति सदिश R2। फिर तीसरा पड़ा है Q3 और इसका स्थिति सदिश है R3। ठीक है, ये सभी आवेश है वो एक्स वाई तल में पड़े हैं। किस में पड़े हैं, एक्स वाई तल में। तो सभी आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। अब कौन सा किसके ऊपर कितना बल लगाएगा एक साथ ये ज्ञात करने की बजाय थोड़ा सिंपल समझने के लिए हमने मान लिया कि ये सभी आवेश कौन कौन से, Q1, Q2 और Q3 किसके ऊपर विद्युत बल लगा रहे हैं, Q नोट पर। Q नोट पर क्या लगा रहे हैं, विद्युत बल। यानी यू मान लो कि इस Q नोट आवेश के ऊपर क्या लग रहे हैं, विद्युत बल। इसके आसपास आवेश एक से ज्यादा पड़े हैं तो बहुल आवेश हो गया, और बहुल आवेश की स्थिति में टोटल विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कौन से सिद्धांत का काम प्रयोग करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का।
तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि क्यू नोट पर लगने वाला टोटल विद्युत बल हर एक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के तुल्य होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर विद्युत बल दर्शा दिए। देखो जैसे Q1 है वो Q नोट पर बल लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है इसलिए बाहर की ओर लग रहा है। मान लिया कितना विद्युत बल लग रहा है? F01। इसी प्रकार Q2 के कारण Q नोट पर बल लग रहा है बाहर की ओर, प्रकृति समान होने के कारण F02, और Q3 के कारण बल लग रहा है F03। तो Q नोट पर कितने बल लगे? 3। तो टोटल विद्युत बल तीनों बलों के सदिश योग के क्या होगा? तुल्य। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अतः मैं इसे लिख सकता हूं Q नोट पर कुल विद्युत बल, Q नोट पर कुल विद्युत बल, Q नोट पर टोटल विद्युत बल कैसे ज्ञात करेंगे? मान लिया हमने Q नोट पर टोटल विद्युत बल है F नोट, कितना है? F नोट बराबर होगा लगने वाले सभी विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर। तो कितने विद्युत बल लग रहे हैं? 3। तो क्या होगा? बोलिए F नोट 1 वेक्टर प्लस F नोट 2 वेक्टर प्लस F नोट 3 वेक्टर। ठीक है, तो अब इनको सोल्व कर दो। देखो F नोट 1 बल है वो दो आवेशों के मध्य लग रहा है, किस किस के? Q नोट और दूसरा इधर क्या हो गया? Q1। इनके मध्य की अब ये वाली दूरी चाहिए हमें, तो ये दूरी इनके स्थिति सदिश से निकाल सकते हैं। इनके मध्य की ये दूरी मैंने मान ली R नोट 1 है। कितनी मान ली हमने? R नोट 1। भाई इसका जो विस्थापन सदिश है वो तो हो गया R नोट 1 वेक्टर और दूरी होगी केवल R नोट 1। इसी प्रकार Q2 और Q नोट के मध्य की दूरी R नोट 2 वेक्टर, फिर ये इसके मध्य का ये विस्थापन जो सदिश है तीसरा ये हो जाएगा R नोट 3। ठीक है, अब सोल्व कर सकते हैं इसे। करो, कूलाम का नियम लागू करो। तो F नोट वेक्टर बराबर, सबसे पहले कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य K, अब ये किस किस के मध्य लग रहा है? Q नोट Q1 बटा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ये पड़ी है, दूरी क्या हो गई? R नोट 1 का स्क्वायर और आगे दिशा के लिए R नोट 1 कैप। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्लस वही K, अब की बार बल लग रहा है किसके मध्य? Q नोट Q2, दोनों के मध्य की दूरी R नोट 2 का स्क्वायर और एकांक सदिश R कैप नोट 2, प्लस तीसरे में K Q नोट Q3 और बटा में हो गया R नोट 3 का स्क्वायर और एकांक सदिश R नोट 3 कैप। ठीक है, सोल्व कर दीजिए इसे। सोल्व कैसे करें? कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, F नोट वेक्टर बराबर, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है? K आ रहा है, सब में Q नोट भी पड़ा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे और कुछ भी नहीं है तो यहां से देखिए ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पड़ा है Q1 बटा में R नोट 1 का स्क्वायर गुणा, इसे मैं लिख सकता हूं सदिश फॉर्म में भी लिख सकता हूं, या चाहो तो ऐसा कैसा भी पड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये हो गया R कैप नोट 1 प्लस Q2 बटा R नोट 2 का स्क्वायर R नोट 2 कैप प्लस Q3 और बटा में R नोट 3 का स्क्वायर गुणा R नोट 3 कैप। इसे समेशन के रूप में लिखा जा सकता है। समेशन के रूप में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं, मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा समेशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बस एक लास्ट लाइन लिखनी है इसकी, देखिएगा गौर से। क्या पड़ा है हमारे पास में? इधर से चल रहा है F नोट वेक्टर बराबर K, फिर आगे पड़ा है Q नोट, फिर ये लिखा हमने समेशन। समेशन का मतलब हो गया योगफल, यानी इन सभी पदों का हमने क्या कर दिया? योगफल। ये सिंबल योग को दर्शा रहा है। अब योगफल किसका कर रहे हैं? देखो योगफल इन पदों का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पद ऐसे कैसे लिख दो? हमने लिखा पहला Q बटा में पड़ा है R, देखो नोट भी सब में पड़ा है तो ये हो गया नोट, फिर आगे R कैप, इसमें भी नोट सब में पड़ा है। ठीक है,
लेकिन फिर इसके आगे ये सॉरी एक स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर, फिर देखो अब यहां पर 1 है तो यहां भी 1 है, यहां भी 1, फिर ये 1 बदलते ही 2 हो गया, फिर 2 फिर 2 फिर 3, ऐसे आगे से आगे चल रहा है। तो ये लिमिट लगानी है हमें, तो मैंने क्या किया, यहां आई मान लिया, तो यहां आई माना है तो यहां भी क्या आएगा आई, यहां भी क्या आएगा आई, और आई का मान स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू लिखी जाएगी नीचे की ओर और फाइनल वैल्यू लिखी जाएगी ऊपर की ओर। तो इनिशियल की कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, भाई जैसे यहां 1 पड़ा है तो आई बराबर 1, 1 होते ही ये हो जाएगा Q1 बटा R नोट 1 का स्क्वायर गुणा R कैप नोट 1। ठीक है, फिर ये बढ़ेगा, बढ़कर ये चलेगा कहां तक, n तक, तो जैसे बढ़कर हो गया 2 फिर 3 फिर 4, ऐसा चलता रहेगा। और इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हम बहुल आवेशों की उपस्थिति में किसकी गणना कर सकते हैं, परिणामी विद्युत बल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसकी सहायता से हम बहुल आवेशों की उपस्थिति में विद्युत बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने दो बातें पढ़ी है कि यदि आपके पास दो आवेश हैं और दोनों आवेश निर्वात में पड़े हैं, अब मैं एक साथ थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना सब लोग गौर से। देखिएगा, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने पढ़ा कि आपके पास निर्वात है, यदि आपके पास माध्यम का काम कौन कर रहा है, निर्वात, निर्वात में आपके पास दो आवेश पड़े हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर पड़े हैं, Q1 और Q2। तो इनके मध्य जो विद्युत बल लगेगा उसे ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे F नोट बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, जिसमें K एक नियतांक है जिसका मान मैंने कल बताया था 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, अगर आपको इसका सदिश रूप चाहिए, ये तो हमने केवल लिखा है इसका अदिश रूप, ये तो इसका कौन सा रूप है, अदिश रूप। यदि आपको इसका सदिश रूप चाहिए तो परिमाण को दिशा के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो F नोट वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और आगे हो गया R कैप। R कैप एक यूनिट वेक्टर है, R कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश है जो जो इस विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर हमने देखा नंबर 2 कि निर्वात की जगह यदि दोनों आवेशों के मध्य क्या उपस्थित हो, माध्यम, तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही दूरी r, पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल ज्ञात किया हमने F m बराबर एक तरीका 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन m, ये हो गया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये। तीसरी बात हमने पढ़ी कि यदि आपको पैरा वैद्युतांक दे रखा हो, यदि आपके पास माध्यम का क्या पड़ा है, पैरा वैद्युतांक, तो पैरा वैद्युतांक यदि दे रखा है तो विद्युत बल F m इक्वल टू होगा F नोट बटा K, जिसमें K उस माध्यम का क्या हो गया, पैरा वैद्युतांक। K क्या चीज हो गई, उस माध्यम का पैरा वैद्युतांक। ठीक है, ये तीसरी बात हमने पढ़ी। ठीक है, फिर इसके आगे हमने अगली बात क्या पढ़ी, अगला हमने पढ़ा कि यदि आपके पास बहुल आवेश पड़े हैं, बहुल आवेश, दो से ज्यादा आवेश पड़े हैं, तो उस स्थिति में विद्युत बल का मान कौन से सिद्धांत से ज्ञात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। और इसके लिए हमने एक सामान्य सूत्र बनाया F नोट इक्वल टू K Q नोट ब्रैकेट, ये सॉरी ब्रैकेट की जगह आ जाएगा समेशन, F नोट बराबर K Q नोट समेशन, फिर I इक्वल टू 1 से N, ये हो गया Q I बटा R नोट I का स्क्वायर और R कैप नोट I। ये बहुल आवेशों की उपस्थिति में आपने किसका मान ज्ञात किया, विद्युत बल का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। धन्यवाद, थैंक यू।